हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। मैं निमिष माहेश्वरी आपका स्वागत करता हूं रिलायंस जियो के आईपीओ के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ समझने वाले हैं कि रिलायंस का डिमर्जर किस तरीके से रिलायंस जियो और रिलायंस के शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए और साथ ही साथ नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि रिलायंस जियो के आईपीओ से क्या क्या वैल्यू क्रिएट हो सकती है। उससे पहले कि रिलायंस और उसकी सब्सिडी का जो जाल है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि रिलायंस का एम्पायर काफ़ी बड़ा है। इसमें सबसे जो बड़ा है वो आता है O2C। सबसे पहले नंबर पे O2C आता है, उसके बाद रिलायंस रिटेल, उसके बाद रिलायंस जियो, फिर मीडिया एंटरटेनमेंट, ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन, रिलायंस न्यू एनर्जी, जो अब धीरे 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 इनके जो दूसरी सब्सिडरीज हैं वो भी यहाँ पर बड़ी होती जा रही है। जैसे रिलायंस जियो की बात करें तो इट इज़ ग्रोइंग लाइक एक्सपोनेंशियल। एंड साथ ही साथ रिलायंस की न्यू एनर्जी सोलर उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि अब इनकी जो दूसरी सब्सिडरीज हैं उनको भी अच्छे तरीके से ग्रो किया जा सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है, जिसमें अलग अलग बिजनेसेस यहाँ पर शामिल हैं। आप समझते हैं कि रिलायंस के जो रिसेंट मर्जर्स हुए हैं उनके बारे में और उनकी जो नए नए टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन पे वो काम कर रहे हैं उसके बारे में। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो इसमें FYND, ग्रेब, जिवामे, हेमले जैसे कई सारे आप कह सकते हैं ऑलरेडी डेवलप्ड कंपनीज हैं जो शामिल हैं। फ्यूचर ग्रुप को जरूर इस यहाँ से हटा चुके हैं ये, बट स्टिल ये पहले का स्क्रीनशॉट है तो इसलिए यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहाँ पे एम्बाइब, हेप्टिक, रिवर्स, एडकास्ट, एडिलेस जैसी बहुत सारी कंपनी शामिल है जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पे काम करती हैं। और साथ ही साथ रिलायंस जियो के अलावा मीडिया एंटरटेनमेंट की बात करें तो इसमें भी काफ़ी सारी कंपनीज इसमें शामिल है, जैसे सावन, जियो सावन जो आप सुनते हैं, बुक माई शो हो गया, नेटवर्क 18, बालाजी, ईरोस जैसी कंपनीज यहाँ पर शामिल है। वहीं रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड की बात करें तो वहाँ पर स्टर्लिंग विल्सन, स्टाइड्सडल, एम्ब्री, फेराडिन जैसी बड़ी बड़ी कंपनी शामिल है जो इन्होंने अभी उठाई है ताकि ये न्यू एनर्जीज में काम कर सकें। इसके अलावा O2C और ऑयल एंड गैस में फिलहाल अभी तक इन्होंने डिटेल्ड कंपनीज कोई उठाई नहीं है। आप समझते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के जो MOU साइन हुए हैं ग्रीन एनर्जी में, और मैं रिलायंस जियो के आईपीओ के उनमें डिटेल में बात करेंगे उससे पहले मैं समझ रहे हैं कि पूरा यूनिवर्स क्या है और अभी ये फिलहाल किस तरीके की टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं उसके बारे में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी फिलहाल में 5.95 लाख करोड़ का ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट डाला है और उसमें 10 लाख एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ये जनरेट करने वाले हैं थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट इन गुजरात। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट साइज है वो काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं 5.95 लाख करोड़। और इसमें इनका प्लानिंग है 10 से 15 सालों के टाइम होराइजन में 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट और साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन का जो पूरा इकोसिस्टम है वो यहाँ पर तैयार करना, ताकि इंडिया सस्टेनेबल हो सके, सेल्फ सस्टेनेबल हो सके एनर्जी के मामले में। और जो 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 कंट्री चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई सी भी कंट्री हो जो सेल्फ सस्टेनेबल होती है एनर्जी के मामले में, वही राज करती है पूरे वर्ल्ड पे। तो ये सब काफ़ी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करते हैं रिलायंस जियो के बारे में तो उन्होंने वहाँ पर अपने जो स्पेक्ट्रम लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी प्री पेमेंट कर दिया है। 30,791 करोड़ की जो लाइबिलिटीज़ है उन्होंने प्री पेमेंट कर दिया है। तो ये क्लियर कट साइन है कि वो कंपनी किस तरीके से फोकस्ड है टुवर्ड्स देयर डी लेवरेजिंग ऑफ देयर बैलेंस शीट और फोकसिंग टुवर्ड्स द न्यू सेगमेंट। और आप कह सकते हैं कि आईपीओ के लिए जो तैयारी है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी रिलायंस जियो इन्फोकॉम की, और वो यहाँ पर क्लियर कट आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुछ अगर हम इसका बाइफर्केशन देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का Q3 रिजल्ट जो दिसंबर में आया था उसमें आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्मेंस की है। तो रिलायंस O2C जो बिजनेस है, जो सबसे बड़ा बिजनेस है, उसमें आप देख सकते हैं रेवेन्यू 1,31,000 करोड़ की रेवेन्यू थी। वहीं EBITDA मार्जिन 10.3% का, और साथ ही साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो 2,560 करोड़ के लमसम है, वहाँ पे EBITDA मार्जिन है इनका करीबन 80% का। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा EBITDA मार्जिन है जो यहाँ पे K6 और जो हमारा गोदावरी बेसिन वाला है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में आता है। वहीं रिलायंस रिटेल वेंचर्स की बात करें तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पूरे रिटेल इंडस्ट्री में की है वो कोई भी और बीट नहीं कर पाया है। रिलायंस रिटेल की बात करें तो यहाँ पे 7% का मार्जिन है और EBITDA यहाँ पर 3,822 करोड़ का निकल के आता है। ग्रोस रेवेन्यू 57,000 करोड़। रिलायंस जियो की बात करें तो 24-25 हज़ार करोड़ के लमसम का रेवेन्यू है। EBITDA यहाँ पे 10,000 करोड़ का है और EBITDA मार्जिन करीबन करीबन 49% का निकल के आता है। नेट प्रॉफिट 3,795 करोड़। मीडिया जाइंट की बात करें तो 1925 करोड़ का ग्रोस रेवेन्यू, EBITDA 373 और EBITDA मार्जिन 22.5% का निकल के आता है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 वाइज तो 5,39,000 करोड़ का रेवेन्यू, 97,000 करोड़ का EBITDA मार्जिन यहाँ निकल के आता है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 53,000 करोड़ का
जो एक मैसिव स्केल है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वो मेंटेन की है। आज $19 ट्रिलियन इन्होंने मार्केट कैप में कंप्लीट कर लिया है, जो इसको सबसे आप कह सकते हैं सबसे तेज़ ग्रो करने वाली कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश करता है इंडिया की वन ऑफ द टॉप ग्रोइंग कंपनीज के बारे में। क्योंकि जो अभी जो रैली चली है 2200 से 2700 की, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपनी अपनी जो डिफरेंट कंपनीज हैं जैसे रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, उनको अलग अलग लिस्ट करने वाले हैं और उसके कारण जो वैल्यू क्रिएशन होने वाला है वो रिलायंस में होने वाला है और इसी के चलते शेयर में यहाँ पर जो है ना तेज़ रनअप देखने को मिल रहा है। तो अभी डिस्कस करते हैं कि जियो प्लेटफॉर्म, जियो इन्फोकॉम के बारे में और उनकी पॉसिबल वैल्यूएशन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि जियो की स्टार्टिंग और उसकी स्टोरी क्या है। तो 2005 में जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की आपस में बंटवारा हुआ तो उसमें रिलायंस कम्युनिकेशन जो अनिल अंबानी के पास चला गया और उसके बाद वहाँ से जो आप देख सकते हैं किस तरीके से रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपने वेल्थ डिस्ट्रॉय की है। तब क्या हुआ कि ये पूरा जो आइडिया था वो मुकेश अंबानी का था और जो बंटवारा हुआ उसमें अनिल अंबानी को मिल गया और उसमें 10 ईयर्स का नॉन कम्पीट क्लोज था। तो उसके बाद आप 10 साल तक मुकेश अंबानी उस धंधे में नहीं घुस सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, 2010 में इन्होंने एक इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी उठाई जिसने 2010 में काफ़ी सारे स्पेक्ट्रम जीते थे। फिर इन्होंने क्या किया, उसका नाम 2013 में चेंज किया और उसका नाम डाल दिया रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। 2016 में उन्होंने पूरा स्टेक उठा लिया। अब 10 साल कंप्लीट हो गए थे 2005 से 2015 तक। फिर 2016 में इन्होंने अपना जो स्टेक था वो 99.5% किया और उसके बाद इन्होंने पूरा गेम चेंज करना स्टार्ट किया। 2016 में इन्होंने लॉन्च किया रिलायंस जियो के। और फिर आपको भी पता है कि रिलायंस जियो ने किस तरीके से पूरा गेम चेंज कर दिया टेलीकॉम इंडस्ट्री का। और इसमें क्या किया, इन्होंने बहुत सारे वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यूज करके रिलायंस ने यहाँ पर इसमें 2019 में 65,000 करोड़ का इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया और साथ ही साथ जो लाइबिलिटीज़ थी 1.08 लाख करोड़ की रिलायंस जियो इन्फोकॉम के नाम कर दी। अब क्या हुआ, अब समय आता है इस पूरे स्ट्रक्चर को मोनेटाइज करने का और लाइबिलिटीज रीपेमेंट का करने का। बट इसमें अगर ऐसा करते हैं तो डायरेक्ट अगर ये इक्विटी स्टेक रिलायंस जियो इन्फोकॉम में बेचते हैं तो वहाँ पर आता है कैपिटल गेन टैक्स। अब इन्होंने क्या किया, पूरा स्ट्रक्चर को चेंज किया और वहाँ पर बनाई इन्होंने एक न्यू होली ऑन सब्सिडरी। होली ऑन सब्सिडरी क्या होती है, जिसमें 100% स्टेक रिलायंस का हो, वो होती है होली ऑन सब्सिडरी। अब जो इन्होंने RJPL का क्रिएशन किया तो इसमें क्या हुआ कि एक रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड करके इन्होंने एक नई कंपनी बनाई और उसमें क्या किया, इन्होंने इक्विटी कैपिटल बनाया 4,961 करोड़ का। फिर इन्होंने क्या किया, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को का जो पूरा रिलायंस का जो इन्वेस्टमेंट था उसको ट्रांसफर कर दिया रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में, और जो कि करीबन 65,000 करोड़ का जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। अब साथ ही साथ क्या था, उसमें रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड में 1.08 लाख करोड़ का डेट भी था। तो अब उस डेट का क्या करें, तो रिलायंस ने क्या किया, 1.08 लाख करोड़ का जो लोन था उसको कन्वर्ट कर दिया OCPS में। OCPS क्या होता है, ऑप्शनली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। और साथ ही साथ अब क्या हुआ, रिलायंस जियो ने पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो न्यू सब्सिडरी टू होल्ड ऑल डिजिटल एंटिटीज, और उसको किस तरीके से इन्होंने डीलेवरेज किया। तो जो रेड लाइन है वो बताती है कि करंट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, जो ये 2020 की पूरी बैलेंस शीट है उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पूरा स्ट्रक्चर जो रिलायंस जियो को डेट फ्री बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से क्रिएट किया। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस जियो में 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के बाद इन्होंने प्लान रखा कि हम मार्च 2020 इसमें 1.08 लाख करोड़ का लाइबिलिटी भी शामिल थी जिसमें क्रेडिटर थे रिलायंस जियो के और इसमें डिवेंचर होल्डर्स शामिल थे। बट इन्होंने क्या किया कि हम मार्च 2020 तक इसको एक्सेप्ट स्पेक्ट्रम लाइबिलिटी डेट फ्री कर देंगे। अब क्या होती है, अब इसकी पूरी जो नई स्कीम है वो आप समझेंगे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो टोटल कैपिटलाइजेशन यहाँ पर आता है 1.73 लाख करोड़ का। ये तो हो गया 65,000 करोड़ तो इनका टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट और 1.08 लाख की लाइबिलिटी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.73 लाख करोड़ का टोटल कैपिटलाइजेशन आता है। तो वो इन्होंने एक नई एंटिटी बनाई और उसमें सारा ट्रांसफर कर दिया। और फिर क्या हुआ कि राइट इशू ऑफ OCPS एग्रीगेटिंग टू 1.08 लाख करोड़। तो वो जो सारा जो लोन था, जो रिलायंस जियो की जो लाइबिलिटीज़ थी वो ट्रांसफ़र कर दी इन्होंने अपने पेरेंट को, मतलब कि रिलायंस को, वो कर दी रिलायंस को। और इन्होंने उसके बदले OCPS दे दिए कि ऑप्शनली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस है। तो वो रिलायंस जियो की जो बैलेंस शीट थी, तो इन्होंने क्या किया, रिलायंस जियो की बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटीज़ थी वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसके बदले इनको पैसे दिए तो वो लाइबिलिटीज़ खत्म हो गई और उसके बदले इनको मिल गए ऑप्शनली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के।
अब क्या होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री जब चाहे जब रिलायंस जियो के शेयर्स को ऑप्शनली कन्वर्ट करके और अपना स्टेक वहाँ पर बढ़ा सकती है। इस तरीके के पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। 1.73 लाख करोड़ का ऑलरेडी मार्केट कैपिटलाइजेशन या आप कह सकते हैं टोटल कैपिटलाइजेशन पहुंच चुका था। अब जो नया स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, इसमें क्या किया गया कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड करके जो है वो एक बड़ी कंपनी बनाई गई। रिलायंस जियो इन्फोकॉम को 100% इसकी होली ओन सब्सिडी बना दिया और इनमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए गए जो डिजिटल एंटिटीज़ में शामिल है, जैसे जियो सावन हो गया, एम हो गया और बहुत सारे जो डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन के जो इनके प्लेटफॉर्म्स थे उनको यहाँ पर इनेबल किया गया। अब आता है यहाँ पे टोटल जो लोन है 1.08 लाख करोड़ का, जो कि आज रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म ने रिलायंस इंडस्ट्री से लिया था, वो अभी कन्वर्ट हो गया ओसीपीएस में, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। अब जो है कि रिलायंस जियो की जो बैलेंस शीट है वो बन गई डेट फ्री कंपनी, क्योंकि उसमें केवल स्पेक्ट्रम लायबिलिटी थी और वो भी इन्होंने प्रीपेमेंट कर दी। अब आता है समय इक्विटी डाइल्यूशन का। 2020 में आपने जब न्यूज़ सुनी होगी कि इन्होंने बहुत सारी जगह से पैसा उठाया था, जिसमें बहुत सारे कंपनीज है, फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा, जनरल एटलांटिक, केकेआर, मुबादला, सिल्वर लेक, एडीआईए, पीआईएफ, इंटेल कैपिटल, क्वालकॉम, इस तरीके करके टोटल इन्होंने यहाँ पर 32.97% का स्टेक यहाँ पर डाइल्यूट कर दिया, जिसको हम बोल सकते हैं करीबन 33% का स्टेक। और वहाँ से इन्होंने उठाया 1 लाख करोड़, 1.52 लाख करोड़ रुपीज़, मतलब कि टोटल वैल्यूएशन बन जाती है 4.61 लाख करोड़। और अब भी 66% रिलायंस के पास था और ये एक डेट फ्री कंपनी थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। डेट फ्री कंपनी, 66% स्टेक भी इनके पास और 33% का जो स्टेक बेचा हो उसका वैल्यूएशन निकल के आता है 1.52 लाख करोड़। अब आ जाता है कि आईपीओ आता है तो वो किस वैल्यूएशन पे आएगा और क्या होगा। तो यहाँ पर अब समझना जरूरी हो जाता है कि जो अगर हम यहाँ से अगर इस वैल्यूएशन को देखते हैं तो 44,000 करोड़ का वैल्यूएशन निकल के आता है। अगर हम अभी जो ये वैल्यूएशन देखा था हमने, लास्ट जो वैल्यूएशन था उस वैल्यूएशन के हिसाब से टोटल जो कंपनी का जो वैल्यूएशन निकल के आता है वो 4.61 लाख करोड़ निकल के आता है। उसका 33% हम देखते हैं वो ऑलरेडी रेज कर चुके हैं। तो अगर यही वैल्यूएशन रह जाता है तो भी अभी आप देख सकते हैं कि 44,000 करोड़, अगर हम 10% भी यहाँ पर डाइल्यूशन आता है और पब्लिक में यहाँ पर जो है हमारी रिलायंस जियो यहाँ पर करती है, तो वो करीबन यहाँ पर 44,000 करोड़ रुपीज़ आपको मार्केट से उठाने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिलायंस जियो को अगर हम एलआईसी के आईपीओ से कंपेयर करें, मतलब इनका 10% डाइल्यूशन और हमारे एलआईसी का जो डाइल्यूशन है वो 3.5% के लमसम है, और वहाँ से वो जो पैसा उठा रहे हैं वो करीबन 22,000 करोड़ का उठा रहे हैं। और वो इंडिया का सबसे वन ऑफ द मतलब बिगेस्ट आईपीओ है जो एलआईसी का होने वाला है, वो है टोटल 22,000 करोड़ का। अगर ये 44,000 करोड़ आता है, 44,000 करोड़ ये तो है 2020 का वैल्यूएशन। अगर हम करंट वैल्यूएशन देखते हैं सीएलएसए की रिपोर्ट के हिसाब से, उसका जो वैल्यूएशन आता है वो $100 बिलियन का आता है, और उसका 10% स्टेक यहाँ पर निकालते हैं तो वो 10% स्टेक आता है आपका 75,000 करोड़। तो करीबन इनको अगर 10% स्टेक भी अगर पब्लिक में लेके आते हैं तो भी 75,000 करोड़ रुपए हैं जो इनको पब्लिक से उठाने पड़ेंगे। और 75,000 करोड़ इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट, वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और वो यहाँ पर इम्प्लीकेट करता है कि रिलायंस जियो का जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि EV टू EBITDA 11.5 पे ट्रेड हो रहा है, जबकि एयरटेल है 10.4, जबकि एयरटेल में काफ़ी डेट है, जबकि ये डेट फ्री है और ये मात्र 11.5 पे ही अभी अगर हम इसका वैल्यूएशन देखते हैं वो सीएलएसए ने लिया है, वो 11.5 EV टू EBITDA लिया है। तो ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये अभी तक स्पेक्यूलेशन है कि आईपीओ आने वाला है, बट लेट्स सी कि किस तरीके से गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर रिलायंस जियो को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होगा आगे इस आने वाले समय में देखना। और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि आईपीओ कब आने वाला है, और क्या इस रिजल्ट में अनाउंस हो सकता है या एजीएम में अनाउंस होगा कि रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है या रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि किस तरीके से रिलायंस अपनी जो रिलायंस जियो है और रिलायंस रिटेल वेंचर्स है उसको मोनेटाइज करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इस तरीके की जो डिटेल्ड वीडियोज़ हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि किस तरीके से चीज़ें चेंज हो सकती है या होने वाली है। तो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।